Good morning, students. Have a nice day. आज का हमारा चैप्टर है 10। शीर्षक है अंदाज अपना अपना। आज हम एक प्रसंग सुनेंगे। उसके बाद आपको एक प्रश्न पूछा जाएगा। हमें ध्यान से सुनिए और दिमाग का उपयोग कीजिए। आइए दिमागी दौड़ शुरू करते हैं। क्योंकि किसी भी विषय के संबंध में तर्कपूर्ण सोचना या चिंतन करना, मनन करते हुए अपने बात को प्रकट करना तार्किक चिंतन कहलाता है। और तार्किक मतलब लॉजिकल। तार्किक चिंतन वैज्ञानिक अभिगम पर आधारित व्यक्ति की सोच विचार करने की मानसिक प्रक्रिया है। इस मुक्त चिंतन में व्यक्ति अपने जीवन के अनुभव, मान्यताएं और दृष्टिकोण का उपयोग कर माहिती का पृथक्करण करने के लिए करता है और माहिती की सत्यता तक पहुंचकर निर्णय लेता है। तो प्रस्तुत इकाई में तार्किक चिंतन के बहुआयामी सोच का विकास विस्तार हो ऐसे वैविध्यपूर्ण कुछ अभ्यास रखे गए हैं। तो आइए बच्चों, हम आज आप लोगों की बुद्धि का मापदंड करते हैं। पहला प्रसंग है, भावेश भाई वकील है। वह अपनी पत्नी लीना और पुत्र व्रज के साथ सूरत में रहते हैं। छोटा परिवार सुख का आधार होता है। उनका जीवन भी खुशहाल था। एक बार दीपावली की छुट्टियों में वे तीनों अंबाजी गए। 4 दिन बाद वापस आकर देखा तो चौंक गए। उन्होंने देखा कि घर के बाहर जो बगीचा है उसके पेड़ पौधों के कई फूल पत्ते झड़ गए हैं। घर के अंदर जाकर देखा तो पूरा कमरा धूल से खराब हो गया था। दीवार पर की लीना और व्रज की तस्वीरें भी नीचे गिर गई थी और टूट गई थी। तो नन्हे मुन्ने बच्चों, ऐसा क्यों हुआ होगा? वे समझ नहीं पाए। आप तो बड़े अक्लमंद हैं, आप ही उन्हें बताए कि ऐसा क्या हुआ होगा। तो आप सोचिए। अब आप सोचते हैं और मैं भी कुछ सोचती हूँ, फिर मैं अपने उत्तर आपको बताती हूँ। शायद हम दोनों के उत्तर मिल जाए, ठीक है ना? हाँ, तो मुझे लगता है कि भावेश भाई ने घर की हालत देखकर यह सोचा होगा कि बाहर जोर की आंधी आई होगी, या फिर वेंटिलेशन से हवा के साथ धूल भी घर में आ गई होगी, या फिर भूकंप का हल्का झटका आया होगा, अथवा खिड़की खुली रह गई होगी, अथवा दरवाजा खुला रह गया होगा, या फिर चोर आया होगा और जल्दबाजी में कुछ चुरा कर चला गया होगा, या फिर बड़े चूहों ने अंदर घुसकर शरारत की होगी। तो ऐसे कई तरह के कारण हमारे दिमाग में घूमते रहते। तो ये मैंने अपने कारण बताए कि मुझे ऐसा लगता है कि भावेश भी ऐसा सोच रहे होंगे। तो आप अपने कारण मेरे कारण से मिलाइए, क्या सही है या क्या गलत, वो आप भी खुद निर्णय लीजिए। दूसरा हमारा प्रसंग है परेश भाई का। तो परेश भाई किसान हैं। उनकी पत्नी हिरल बहन नर्स है। एक दिन सुबह सुबह हिरल बहन ने पानी के नल के नीचे जल्दबाजी में एक मटका रख दिया। बाद में नल चालू किया और रसोई घर में चाय बनाने के लिए चली गई। चाय बनाने के बाद जब वापस आकर देखा तो मटका खाली था, उसमें पानी नहीं था। हिरल बहन अपने आप पर हंसने लगी। तो मेरे समझदार दोस्तों, अब आप ही बताइए कि ऐसा क्या हुआ होगा कि हिरल बहन खुद पर हंसने लगी। तो अब उसके भी कुछ कारण मेरे पास हैं। तो मेरा कारण है कि शायद हिरल बहन के मटके में पानी नहीं आया क्योंकि नल में पानी बंद हो गया होगा, या फिर मटके में दरार होगी, या मटके के पैंदे में छेद होगा, या मटका ठीक नल के नीचे नहीं रखा होगा, आड़ा टेढ़ा उसका मुंह चला गया होगा, मटके पर गलती से ढक्कन रख दिया होगा, या मटका उल्टा रख दिया होगा। ऐसा कुछ हो सकता है कि जिसकी वजह से मटके में पानी नहीं आया और हिरल बहन खुद पर हंसने लगी। अब तीसरा प्रसंग है सेजल का।
सेजल 2 गमले लाई। गमले मतलब कि वो फ्लावर वास, फ्लावर जिसमें हम लोग पौधे उगाते ना, वो गमला। तो उनमें तुलसी के पौधे थे। दोनों पौधे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में एक समान ही थी। 1 महीने के बाद दूसरे गमले का पौधा बड़ा हो गया। अब जबकि पहला जो गमला था, वो पहले गमले का जो पौधा था वो अब भी इतना ही था जितना 1 महीना पहले था। तो मेरे भोले भाले और बेजा बात दोस्तों, ऐसा कैसे हुआ होगा? अब आप ही बताइए। तो मैं भी कुछ कारण प्रस्तुत करूं आपके सामने। अच्छा, वह गमले का पौधा प्लास्टिक का या नकली होगा, बराबर। लेकिन अगर प्लास्टिक का या नकली होगा तो फिर एक सही है और एक नकली से, एक असली और एक नकली से कैसे हो सकता है? अच्छा, उसमें पानी की कमी रही होगी। ये कारण हो सकता है। उसे जरूरी हवा और प्रकाश नहीं मिले होंगे। ये भी सही है। किसी ने पौधे को काट दिया होगा। ये भी हो सकता है। पौधे के गमले से मिट्टी निकाल दी गई होगी या फिर गमले में उचित खाद नहीं डाली होगी। इसमें से बहुत सारे कारण मिल सकते कि जिसकी वजह से पौधा पूरी तरह से वो खिल नहीं पाया। तो आप भी अपना तर्क लगाइए। तर्क की लगाम, कल्पना के घोड़े, बराबर। आप साइकिल पर स्कूल जा रहे हैं। रास्ते में देखा तो एक आदमी हाथ हिलाकर आपको रुकने का इशारा कर रहा था। आप रुके। उसने कहा कि बगल वाले गांव में मेरा जाना जरूरी है। आपने उस आदमी को साइकिल पर बिठाया और पास वाले गांव तक पहुंचाया। वह जाकर आपको पता चला कि वहाँ एक जादूगर का कार्यक्रम होने वाला है और वह आदमी उसका सहायक है। उस आदमी ने आपको जादू के खेल देखने का अनुरोध किया, पर पाठशाला पहुंचने में देरी हो जाएगी। यह सोचकर आपने मना कर दिया। उस आदमी ने सारी बात जादूगर को बताई। तो जादूगर ने खुश होकर क्या किया? उसने आपको एक करामती चश्मे दिए और कहा कि इस चश्मे पहनने से तुम सब कुछ देख पाओगी और कुछ भी कर पाओगे। तुम्हें कोई देख नहीं पाएगा। तो इसका असर सिर्फ 1 हफ्ते तक रहेगा। आप चश्मा लेकर वापस अपने गांव की पाठशाला में आए। वहां से घर पर गए। दूसरे रोज नहा धोकर आईने के सामने अपने चश्मे पहने। आईने में देखा तो सचमुच आप गायब हो चुके थे। अब आप बताइए कि अगर आपको ऐसे चश्मे मिल जाए तो आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या करेंगे? तो इसमें तो बहुत सारे बच्चे हैं, सबकी अपनी अलग अलग राय है। तो कुछ मैं भी अपनी राय बताऊं कि मुझे अगर मिल जाए तो मैं क्या करूंगी। अच्छा, तो मुझे ना मीठा बहुत पसंद है। तो मैं तो पहले झट से हलवाई की दुकान में जाकर मनचाही मिठाई खाऊंगी। फिर मुझे सिनेमा और नाटक भी अच्छा लगता है, तो मैं सिनेमा और नाटक देखने के लिए चली जाऊंगी। फिर मुफ्त में अगर जादू के खेल दिखाने को मिलते हैं तो मैं वहाँ पे चली जाऊंगी। और बाग बगीचे की सैर करना भी मुझे अच्छा लगता है, तो मैं वहाँ से जाकर अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर फूल पौधे और ले आऊँगी और अपने घर में भी एक अच्छा सा बगिया बनाऊँगी। फिर पेड़ पर बैठकर फूल तोड़ तोड़ कर खाऊंगी क्योंकि मुझे वो भी अच्छा लगता है। और या फिर पड़ोसी के घर की चीज़ें इधर से उधर और उधर से इधर करके मैं सबको डराऊंगी जैसे कि भूत आया हो। तो अब आप भी बताइए कि आप अगर मेरी जगह हो और आपको अगर ऐसा चश्मा मिल जाए तो आप क्या क्या करेंगे? ठीक है, तो सोचना और फिर मुझे बताना। अच्छा, अब हमारा नया प्रसंग है। पूरे दिन की पढ़ाई और खेलकूद के बाद रात को आपकी आंख लग गई। नींद में आपने एक सपना देखा। आप घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। आप नदी पहाड़ों के अद्भुत सौंदर्य में लीन हो गए। आपको पता भी ना चला और आप चलते चलते जंगल में पहुंच गए। यकायक आपके सामने एक शेर आ गया। शेर को देखकर आपको तो होश उड़ गए। नहीं, लेकिन यहाँ पे आप सपने में थे ना, इसलिए आपको होश आ गया। फिर आप घबरा गए और मारे डर के आंखें बंद कर दी।
आपने ईश्वर को याद किया और कहा कि काश मेरे पास पंछी की तरह पंख होते तो मैं यहाँ से फुर्र करके उड़ जाती। तभी चमत्कार हुआ और आपके हाथ की जगह पंख उग आए। आप उड़कर वापस घर आए। आप बड़े खुश थे। जान भी बची और पंख भी मिल गए। सपना टूटा और सुबह हुई। आपने नींद से आंखें खोली। आपने पाया कि आपको हकीकत में हाथ की जगह पंख मिल गए हैं। अरे वाह! फिर मेरे परिंदे दोस्तों, अब आप बताइए कि आप कहाँ कहाँ जाएंगे और क्या क्या देखेंगे। तो अब मैं सबसे पहले तो क्योंकि मैं ही बोलती हूँ ना, इसलिए मैं ही बताऊंगी कि मैं क्या करूँगी, ठीक है। तो उड़ने के लिए अगर जो मुझे पंख मिल जाए ना, तो मैं आसमान में बादल में के पास जाकर उसके साथ संता कुकड़ी खेलूंगी। मुझे वो सॉफ्ट, वो जो मुलायम मुलायम जो बादल है अच्छे लगते हैं। फिर मैं पक्षियों से, सब पंछियों से मैं मित्रता कर लूँगी, उनके साथ गाना गाऊंगी, उनके साथ नाचूंगी, उनके साथ उड़ूंगी। फिर मैं पक्षियों के साथ उड़ने की शर्त भी लगाऊंगी। फिर मैं उड़कर बाजार से चीज़ें ले आऊंगी जल्दी जल्दी से। मैं पेड़ों पर बैठकर फल तोड़कर खाऊंगी और एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, दूसरे पेड़ से तीसरे पेड़ पर उड़ उड़ कर जाऊंगी। फिर मैं पहाड़ों पर जाकर आनंद मनाऊंगी, ऊंची ऊंची पहाड़ों की चोटियां पर जाऊंगी। मैं अपने दूर रहने वाले सभी संबंधी और मित्रों के घर जल्दी पहुंच जाऊंगी। फिर मैं जंगल में जाकर शेरों तथा बाघों को नज़दीक से देखूंगी। फिर जैसे वो मेरे नजदीक आएंगे मैं फुर्र से उड़ जाऊंगी। तो मैं, अगर मेरे पास अगर इसी पंख हो तो मैं ये सब चीज़ें करूंगी। अब आप सोचिए कि आप क्या क्या करेंगे। इस बार आपकी मज़ेदार और अनोखी कसौटी होने वाली है। कसौटी मतलब जानते हो ना, एग्ज़ाम। एक बड़ा जहाज आपको निर्जन द्वीप पर ले जाने वाला है। निर्जन मतलब कि जहाँ कोई भी आता जाता ना हो, ऐसा द्वीप मतलब कि आइलैंड। वहाँ केवल मिट्टी है, कंकड़ है, पत्थर है, पहाड़ है और समुद्र का खारा खारा पानी है। और हाँ, तो मेरे बुद्धिमान दोस्त, वहाँ एक हफ्ते तक सुख चैन से रहने के लिए आप अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे, तो आप उसकी सूची बनाइए। तो मैं भी देखती हूँ कि क्या क्या ले जाओगे। और अगर मैं जाने वाली हूँ आपकी जगह, तो फिर मैं क्या क्या ले जाऊँगी, मैं भी अपनी सूची बनाती हूँ। तो मैं अपनी सूची में क्या बनाऊँगी, मैं एक हफ्ते तक चलने वाले कपड़े लूँगी, क्योंकि हम एक एक कपड़े तो पहन नहीं सकते, इसीलिए फिर खाने पीने के लिए बिस्किट, पॉपकॉर्न, सेव और सेव मुमरा, फिर बबला, सूखे खाद्य पदार्थ ले जाऊंगी जो कितने हफ्तों तक ऐसे ही, मीन्स क्या वो एक्सपायरी ना हो ऐसे। फिर ड्राई फ्रूट में बादाम, काजू, अंजीर और कुछ तरोताज़ा फल भी, और हाँ, तरोताज़ा फल भी ले जाऊंगी। फिर एक स्टोव भी ले जाऊंगी, उस पर खाना बनाने के लिए मैं कुछ कुकर और कुछ दूसरे बर्तन जिसमें खाना पकाते हैं वो वाले। फिर आटा, दाल, चावल, मसाले आदि ले जाऊंगी। फिर एक बड़ा सा ड्रम भर के मीठा पानी, क्योंकि पानी की भी तो ज़रूरत होती है वहाँ पे, वहाँ तो खारा पानी मिलेगा। फिर हम क्रिकेट का सामान खेलने के लिए फिर कैरम, शतरंज, फुटबॉल और टेनिस खेलने की स्टिक तथा बॉल वो सब ले जाऊंगी। फिर पढ़ने के लिए रोचक और ज्ञानवर्धक पुस्तकें ले जाऊंगी। कभी कभार थक जाऊंगी तो बैठ के अच्छे से वो अच्छी सी कहानियाँ सुनूंगी। और एक कॉपी ले जाऊंगी जिसमें उस द्वीप पर दिए मिलने वाली वनस्पति और वहाँ के पक्षियों प्राणियों के बारे में प्राप्त जानकारी लिखूंगी। फिर रक्षा के लिए छोटी बंदूक भी ले जाऊंगी, डराने के लिए, भले ही ना चाहे वो खिलौनों की क्यों ना हो, बराबर ना। तो ऐसी ऐसी चीज़ें की मैं सूची बनाऊंगी और अपने लिए वो सब संग्रह करके ले जाऊंगी। अच्छा, मैं क्यों मानूं? कुछ विज्ञापन में प्रकाशित खास विधानों और गौर से विधान है दिए गए, जिसको गौर से पढ़िए और उस पर वाद विवाद कीजिए। तो सबसे पहले आता है, अब नए पैक में हम क्या खरीदें।
अगर हम अपने विज्ञापन मतलब कि आपने एडवर्टाइजमेंट देखी है टीवी पे, हर बार में वो आ जाती है, 2-3 मिनट के बाद एडवर्टाइज आ जाती है। एडवर्टाइज मीन्स उसको हिंदी में विज्ञापन कहते हैं। वो देखना अच्छा लगता है, लेकिन क्या कि जब हम अच्छी सी कोई मज़ेदार रसप्रद कहानी सीरियल या मूवी देखते हैं और तो बीच में जब एडवर्टाइजमेंट आती है तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी विज्ञापन देखना अच्छा लगता है, क्योंकि उसको देखने के बाद ही हमारे में वो चीज़ें खरीदने का मन होता है। तो हम खरीदेंगे, अब नए पैक में हम खरीदेंगे, क्योंकि नया पैक आकर्षक होता है, मीन्स पुराने वाले से अच्छा। फिर नया पैक टिकाऊ भी लगता है और वस्तु का दाम भी पहले से कम बताया जाता है और वस्तु की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ दिखता है, मीन्स कि उसकी क्वालिटी में भी हमें काफ़ी चेंजेस देखने को मिलता है। तो ऐसे हमें अब नए पैक में उसके बाद ये सब चीज़ें जानने को मिलती है। अब दूसरा आता है शौक बड़ी है चीज़। शौक बड़ी चीज़ है, ठीक है। तो मुझे अच्छे खाने, कपड़े पहनने और खेलने का और घूमने का शौक है। तो वो मेरा शौक है। शौक तो हमेशा होना ही चाहिए, क्योंकि जो मनुष्य होता है ना, उसमें शौक ही ऐसा होता है कि जो उसको उसको और उसके जीवन को, उसके संबंधी आसपास रहने वाले को एक रसप्रद कहानी में गूँथ लेते हैं। तो इसीलिए शौक बहुत ज़रूरी होता है। जिसको शौक नहीं होता वो इसके पास ना सब जाने से इतराते कतराते हैं कि भाई इसको कुछ किसी भी चीज़ में रस नहीं है। लेकिन जिसको सब में रस होता है तो सब उसके साथ उसकी कंपनी पसंद करते हैं। तो फिर दूसरा, शौक पूरा करने के लिए मैं पैसों की परवाह नहीं करता। ये भी है, कई लोग ऐसे होते हैं कि पानी की तरह पैसे बहा देते हैं, लेकिन अपना शौक तो मतलब शौक पूरा करते हैं। फिर शौक जिंदा दिल आदमी की पहचान है। आदमी कितना मोचीला है, कितना जिंदा दिल है, वो उसके शौक से जाना जाता है। शौक पूरा करने के लिए मैं दूर भी जा सकता हूँ। ये भी सही है, हर कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए वो रेडी होता है। फिर शौक पूरा करने में ही तो ज़िंदगी का मज़ा है, क्योंकि ज़िंदगी कैसी है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन उसको जीने के लिए तरीका भी होना चाहिए। कई लोगों को अच्छी सी ज़िंदगी मिलती है लेकिन ज़िंदगी जीना नहीं आता, और कई लोगों को ज़िंदगी में बहुत तकलीफ़ होती है लेकिन वो इतनी अच्छे से खूबसूरती से स्मूथली वो लोग को जीना जी लेते हैं कि पता ही नहीं चलता कि जीवन में कब दुख आया और चला गया, और पूरा टाइम वो हंसते ही रहे, हंसते ही रहे, हंसते ही रहे। तो ऐसे ही ज़िंदगी जीनी चाहिए बच्चे, बराबर ना। तो वो शौक से मालूम होता है, ठीक है। अच्छा, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें, वो भी विज्ञापन का एक वाक्य है कि पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे, ऐसे आती है ना। आपने कई बार कहीं कभी कभी ऐसा एडवर्टाइजमेंट सुना होगा। तो मतलब कि इस्तेमाल करने पर ही तो विश्वास होगा, बराबर। ये भी सही है कि अगर आप एक बार उसको यूज़ करोगे फिर तो आपको पता चलेगा ना कि वो चीज़ क्या है, तभी आप उस पर ट्रस्ट कर पाओगे। अच्छा, विश्वास होगा तो ही अच्छी बिक्री होगी। अगर आपको वो चीज़ अपने उपयोग की, आपको अच्छी लगी, आपको उस पर विश्वास आया तो ज़्यादा खरीदने का मन हुआ, और आपने एक से दो, दूसरे को तीसरे, ऐसे बात पहुँचाई तो उसकी बिक्री भी हुई। फिर अच्छी बिक्री होगी तो ही इस विज्ञापन का लाभ मिलेगा। अगर ये बात एक से अनेक तक पहुँची तभी उसका फ़ायदा होगा। फिर चौथा है, यहाँ पेट्रोल ही नहीं विश्वास भी मिलता है। कई बार ना पेट्रोल जहाँ पे मिलता है तो वहाँ पर ये वाक्य लिखा होता है, क्योंकि अब ना मिलावट की दुनिया है तो हर जगह पे मिलावट को सामान्य हो चुका है। तो ज़्यादातर पेट्रोल में भी मिलावट देखने को मिलती है, जिसकी वजह से गाड़ी के इंजन को और व्यक्ति की सेहत को और पर्यावरण को भी बहुत नुकसान होता है। लेकिन कई लोग इतने ईमानदार होते हैं कि वो लगते हैं कि हाँ भाई, हमारे यहाँ पे पेट्रोल ही नहीं लेकिन विश्वास भी मिलता है। मतलब कि क्या होता है उसका कि आजकल हर चीज़ मिलावटी होती है, ठीक है। लेकिन पेट्रोल, वो उनका कहने का मतलब होता है कि यहाँ पे पेट्रोल है लेकिन मिलावट नहीं है, बिल्कुल प्योर पेट्रोल मिलता है। तो उस विश्वास के साथ उन्होंने वो वाक्य वहाँ पे लिखा हुआ होता है। अच्छा, फिफ्थ पर, हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते, रिश्ते भी बनाते हैं। आप बच्चे सोच सकते हैं ये कहाँ और क्यों लिखा होगा। अच्छा, तो ठीक है, मैं ही बता देती हूँ। शायद ये सोनार की दुकान पे लिखा होगा, मतलब कि जो गहने बनाने वाला होता है वो। तो वो कहता है कि
एक ही जगह गहने बनवाने से एक दूसरे से अच्छी जान पहचान भी हो जाती है, मतलब कि एक पारिवारिक संबंध नियुक्त होते हैं। फिर परस्पर विश्वास बढ़ता है, एक दूसरे के प्रति विश्वास बढ़ता है। पैसों की लेन देन में सहूलियत रहती है। कई बार ना एक दूसरे की जान पहचान की वजह से काम भाव भी कम कर लिए जाते हैं। फिर गहरी मित्रता भी हो सकती है। इसीलिए ये वाक्य लिखा है कि हम सिर्फ गहने ही नहीं बनाते लेकिन रिश्ते भी बनाते हैं। अच्छा, 6 में पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। अच्छा, तो बहुत ही सुंदर वाक्य है, उसमें बहुत सा प्यार छुपा हुआ है कि पकाते हैं रसोई, परोसते हैं प्यार। आपने मम्मी का हाथ का बना खाना खाया है। अब आप कहीं भी ऐसा नहीं कह सकते मुझे अपनी मम्मी का हाथ का बनाया खाना अच्छा नहीं लगता। सबको अच्छा लगता है भाई। भले ही बाजार में क्यों स्वादिष्ट वानगी मिलती है, लेकिन फिर भी मम्मी के हाथ का खाना मतलब कि मम्मी के हाथ का खाना। तो इस तरीके से यहाँ पे ये लिखा है कि हम स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन के लिए वहाँ जाते हैं। तो जो रेस्टोरेंट वगैरह चीज़ होती है, तो अपनी रेस्टोरेंट की लोगों को आकर्षित करने के लिए इस तरह के सेंटेंस लिखते हैं कि भाई यहाँ पे हम खाना पकाते हैं, रसोई पकाते हैं, लेकिन साथ परोसते हैं प्यार। तो खाने के बाद आप भूल जाओगे कि आप कहाँ पे हो। ऐसा एक बार खाकर तो देखिए हमारे यहाँ का रुचिकर भोजन, तो बार बार आप खाओगे। भोजन के स्वाद के साथ हमारी आत्मीयता का भी अनुभव वो लोग करवाते हैं। और हमारे यहाँ हर व्यंजन मिलेगा वह प्यार के रस से भीगा होगा। तो ये सब चीज़ें सबको आकर्षित करने के लिए और अच्छे व्यंजन का परिचय करवाने के लिए लिखे होते हैं। तो वो एक ही वाक्य में आ जाता है कि पकाते हैं रसोई पर परोसते हैं प्यार। अच्छा, अब मेरे होनहार दोस्त, अब आप भाषा की पृष्ठभूमि पर कुछ खेल खेलने वाले हैं। उदाहरण देखते जाइए और खेलते रहिए। यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए, देखो। पहले उदाहरण में भारत, त से दूसरा जॉइंट हुआ शब्द तमाशा, सा से फिर दूसरा जॉइंट हुआ सालीन, न से नसीब, ब से बहादुर, फिर र से रसना, ना से नातालो, ल से लड़का, का से काग काजल, ल से लगन, न से नगर। इस तरीके से हमें बनाने हैं। अब दूसरे उदाहरण में देखिए। स्वतंत्रता, ता से ताजा, जा से जामुन, न से नमक, क से कसरत, त से तलब, ब से बतख, ख से खबर और र से रबड़। तो इस तरीके से आपको ये जो बॉक्स है खाली, वो आपकी अपनी टेक्स्ट बुक में उसको भरने हैं। अब यहाँ हमारा ये खूबसूरत सा इकाई यहाँ पे ख़त्म होता है। आशा है मुझे कि आप लोगों को बड़ा ही मज़ा आया होगा, क्योंकि ये पूरा मनोरंजन के लिए लेकिन साथ में तर्क वितर्क करने के लिए, तो इससे हमारे दिमाग की भी एक्सरसाइज हो जाती है और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हमारे दिमाग में पड़ी हुई होती है वो उजागर हो जाती है, जैसे कि आप लोगों की भी हो गई अभी। ठीक है, तो अब आप अच्छे से रिफ़्रेश हो गए हैं, तो आप अपनी नोटबुक में और टेक्स्ट बुक में दोनों में ये सब फिलअप कर लीजिए। और यहाँ पे अब मैं अपना इकाई संपूर्ण करती हूँ। नमस्ते।